everyone, this is Abhishek Madhan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सेकंड दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो जैसा कि हम पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट? दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. यानी कि हम जितना फोर्स लगाएंगे वो फोर्स किसके बराबर होगा? एक सेकंड में उस बॉडी में जितना मोमेंटम चेंज होगा उसके बराबर. तो इसका एक फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, F is equals to ma. ज्यादातर क्वेश्चंस आता भी है कि प्रूफ F is equals to ma. तो वो प्रूफ कैसे होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल फॉर्म की, तो वो भी हम यही इसी को ही करेंगे. ओके, तो हम इसकी बात करते हैं हाउ टू prove the F is equals to ma and what is the mathematical form of second law of Newton. Okay, so according to the second law of Newton, second law of motion और न्यूटन एक ही बात है बेटा, because न्यूटन ने ही ये लॉस इन्वेंट कर दिए. तो कई बार हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन भी बोल देते हैं. बात एक. तो बात आती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के प्रूफ की. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ टाइम. सो ये एक्सप्रेशन, दिस साइन इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर इस तरफ चेंज होगा तो ये फोर्स भी चेंज होगा, और अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो इस तरफ भी चेंज होगा. और दूसरा कैसा चेंज कह सकते हैं कि अगर डायरेक्ट मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि फोर्स भी इंक्रीज होगा. अगर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी डिक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बेसिकली क्या होता है कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ सेम चेंजेस अगर होते हैं. यानी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया हमने तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ जो चेंजेस होंगे वो एक जैसे होंगे. यानी कि राइट में भी अगर चीज इंक्रीज होगी तो लेफ्ट में भी इंक्रीज होगी, लेफ्ट में इंक्रीज होगी तो राइट में भी इंक्रीज होगी. ओके, डिक्रीज होगी तो इस तरफ भी डिक्रीज होगी. तो दोनों तरफ सेम चीज रहेगी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन. ओके, तो फिलहाल हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है. और जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा तो एक कांस्टेंट आना. ओके, सो F इज इक्वल, हम ये प्रोपोर्शनल हटा के क्या लिख रहे हैं? इक्वल. तो जब इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज k. इस k को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, dp ओवर dt. ये तो रहेगा ही रहेगा. हमने प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल और k लगाना है, यानी कि इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा दैट इज k. अब हमें ये लेट करना है कि अगर k की वैल्यू 1 हो तो फोर्स कितना होगा? dp ओवर dt होगा. क्यों? क्योंकि जब 1 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करी जाती है तो वो अपने आप को खुद आती है. तो यानी कि अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई में dp by dt से करूंगा तो क्या आएगा? dp by dt आएगा. ओके, सो f is equal dp by dt. ये एक फार्मूला बन गया. डन. दूसरा चीज, अब हमारे पास जो ये p है मैं इसका फार्मूला रखूंगा. हमें p का वैल्यू पता है. p का फार्मूला क्या होता है? mv. m into v, mass into velocity. Momentum is equal mass into velocity. तो हम ये mv यहां पर रखेंगे. ओके, F is equal d mv over dt. या अब ये d क्या है? अच्छा, हाँ, मेन चीज क्या है, हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ये जो d लिख रहे हैं, या फिर d की जगह हम कई बार डेल भी लिख देते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल का शेप. तो इसको लिखने का मतलब क्या है? इन केस ऑफ फिजिक्स, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो ये d और ये डेल है, मतलब एक ट्रायंगल की शेप है. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? डेल. ये स्मॉल d और ये जो ट्रायंगल की शेप बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल. और फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज. जब भी हमें किसी भी चीज में चेंज की बात करनी है ना, तो हम उसके आगे पहले d लगाते हैं. अब जैसे इस सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की जो स्टेटमेंट थी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम चेंज हो रहा था, सॉरी यहाँ पे
मोमेंटम चेंज हो रहा है, p इज कॉल्ड मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो चेंज होने से पहले हमें d लगाना है, क्योंकि d का मतलब चेंज होता है। तो याद रखना, कभी भी हम फिजिक्स में कोई प्रूफ डिराइव करेंगे, उसे प्रूफ करेंगे, तो अगर मैं वहां पे d लगा रहा हूं या ये डेल का साइन लगा रहा हूं, यानी कि ट्रायंगल का साइन लगा रहा हूं, तो इसका मतलब होता है डेल, और डेल को हम क्या बोलते हैं, चेंज, यानी कि किसी भी चीज में अगर चेंज आएगा तो हम डेल यूज करते हैं। ओके, सो फिलहाल अब क्वेश्चन में ये है कि बेटा डेल के साइन के राइट में हम हमेशा वही चीज रखते हैं जो चीज टाइम के साथ चेंज होती है, यानी कि m और v में हमें ये देखना है कि टाइम के साथ चेंज कौन होता है। तो मास, m इज कॉल्ड मास, मास कभी भी बॉडी का चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर टाइम चेंज हो सकती है। तो यानी कि जो चीज चेंज हो सकती है सिर्फ d के राइट में वही चीज रहेगी, और जो चीज चेंज नहीं हो सकती वो d के लेफ्ट में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल m dv ओवर dt, d के लेफ्ट में आ गया m बिकॉज m डज नॉट चेंज, राइट में आ गया v बिकॉज वेलोसिटी कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब ये इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, dv ओवर dt को क्या बोलेंगे, चेंज, d फॉर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसका मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की ये डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये dv ओवर dt का मतलब एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया, F इज इक्वल्स टू m। ओके, तो हमने यही फार्मूला प्रूफ करना था, F इज इक्वल्स टू m, लेकिन इसका एक और फार्मूला बन सकता है। कैसे? अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, v माइनस u अपॉन t इज इक्वल a, ये आ गया। अब अगर मैं ये a की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास f का एक और फार्मूला बन गया, दैट इज m इनटू v माइनस u अपॉन t। तो ये एक और फार्मूला बन गया है। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूले आ गए किसके, फोर्स के, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इस तरह से हमारे पास प्रूफ होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उससे पहले अच्छा, अगर मैं बात चलिए हम थर्ड लॉ की बात नहीं करते, अभी हम सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस की ही बात करते हैं। तो एप्लीकेशन, ये जो सेकंड लॉ है इसका बहुत जगह यूज होता है। अब हम थर्ड लॉ की बात नहीं करते, हम पहले इनके एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, शायद आपको सेकंड लॉ और ज्यादा बेहतर से समझ आ रहा है। तो एप्लीकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन में बात क्या करूंगा, देखिए हम जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि अगर एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, क्वेश्चन है कि अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर वर इंजर्ड एंड अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड वर नॉट इंजर्ड। कि एक पर्सन अगर किसी बिल्डिंग से गिर जाए और नीचे अगर सीमेंट का फ्लोर बना हुआ है, यानी कि फर्श बना हुआ है, तो उसे चोट लगेगी, है ना। लेकिन अगर एक बंदा बिल्डिंग से गिर रहा है लेकिन नीचे फर्श नहीं है, बहुत सारी सैंड है यानी कि रेत पड़ी हुई है, तो पर्सन को रेत पे गिरेगा, उसे चोट लगेगी नहीं लगेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बिहाफ पर हम ये बता पाते हैं कि अगर पर्सन सीमेंट फ्लोर पे गिरेगा तो उसे चोट लगेगी, और अगर पर्सन सैंड पे गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। इसका रीजन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ज्यादा डिटेल में पढ़े तो समझो इसे, कि अगर एक पर्सन सीमेंट फ्लोर पे गिर गया तो देखो उसका मोशन उसी समय रुक गया, उसका मोमेंटम उसी समय अचानक खत्म हो गया, समझ रहे हैं। अगर पर्सन सीमेंट फ्लोर पे गिरेगा तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम यानी कि वो जो मोशन से चल रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, वो एकदम सडनली स्टॉप हो जाएगा। इसी वजह से वो इंजर्ड होता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज का मोमेंटम सडनली जीरो हो जाएगा तो वो ऑलवेज हर्ट करेगा, बात समझे। तो अगर पर्सन नीचे गिर रहा है सीमेंट फ्लोर पे तो उसका मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम जब अचानक से जीरो हो जाता है, सडनली जीरो हो जाता है, तो वो चीज हर्ट करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हीप ऑफ सैंड पे, कि अगर एक पर्सन है वो हीप ऑफ सैंड यानी कि एक बहुत बड़ा रेत का ढेर है,
उसके ऊपर अगर पर्सन गिरता है तो उसे चोट इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो अचानक उसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए, जब पर्सन गिरेगा रेत के ऊपर तो वो नीचे धंसता हुआ चला जाएगा ना, अचानक ऐसा तो नहीं होगा कि वो एकदम रेत पे गिरा और रुक गया, वो तो नीचे चला जाएगा धीरे धीरे धीरे, रेत में चला जाएगा धीरे धीरे धंसता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में उसका मोमेंटम अचानक जीरो नहीं हुआ, और अगर अचानक जीरो नहीं होगा तो वो चीज हर्ट नहीं करेगी। बात समझे कि अगर हम मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए या जीरो करने के लिए टाइम पीरियड इंक्रीज कर देते हैं तो वो चीज कभी भी हर्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई पर्सन कैन नॉट इंजर्ड व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन हीप ऑफ सैंड, or the person who are injured when it is falling on the cemented floor, because in case of cemented floor his momentum suddenly zero, that's why। बात समझे। नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि जब भी पर्सन कैच करते हैं तो वो कैच करते समय अपने हाथ पीछे लाते हैं, क्यों लाते हैं? उसका रीजन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान से सुनिए, जैसे बॉल आई, जब बॉल आई तो अगर हमने ऐसे ही कैच कर लिया, उसको हाथ को पीछे नहीं लाया तो वो चीज हर्ट करेगी आपको। भाई अगर बॉल आ रही है, स्पीड से आ रही है, अगर आपको कोई बॉल फेंक के मारे, हाथ पे आपने ऐसे पकड़ लिया तो आपको चोट लगेगी ना, लेकिन अगर आप हाथ को पीछे ले आओगे ना तो चोट उतनी ज्यादा नहीं लगेगी जितनी आपको पहले लगी। इसका रीजन है कि अब जैसे ही बॉल आई हमने हाथों को ऐसे पकड़ा, पकड़ने के बाद हाथों को पीछे लाए। पीछे लाने का मतलब ये हुआ कि हमने उसका मोमेंटम जीरो अचानक नहीं करा। जैसे अगर बॉल आई हमने अचानक पकड़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसका मोमेंटम वहीं पे जीरो कर दिया। लेकिन अगर मैं उसके हाथ को धीरे धीरे पीछे ला रहा हूं, अपने हाथों को बॉल को पकड़ने के बाद जब मैं अपने हाथों को पीछे ला रहा हूं धीरे धीरे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बॉल का मोमेंटम अचानक जीरो नहीं करा। और जब आप किसी भी चीज के मोमेंटम को अचानक जीरो नहीं करते हो तो वो चीज रिजल्ट नहीं करती है। यही रीजन है कि कभी भी अगर आप किसी चीज के मोमेंटम को सडनली जीरो करते हो तो वो हमेशा इंसर्ट करता है, लेकिन अगर आप किसी चीज के मोमेंटम को सडनली जीरो नहीं करते हो तो वो चीज इंसर्ट नहीं करती। और ये चीजें बहुत सारी चीजों में होती है। कराटे के प्लेयर बहुत सारी टाइल्स को एकदम में सिंगल थ्रो में तोड़ देते हैं, उसके रीजन भी सेम अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बाइक्स में शॉकर्स सुने होंगे, शॉकर्स होते हैं, वो उनके पीछे भी यही रीजन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल रीजंस हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके।